नमस्कार बच्चों। ये हमारा साइंस में क्लास 10th की थर्ड चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड बताया था। फिर फिजिक्स का नहीं सॉरी फिर जो है बायो का छठा और सातवां चैप्टर बताया था। फिर 10th और 11th साइंस का जो फिजिक्स का तो वो बताया था। और दोबारा से हम ये तीसरे वाले चैप्टर पर आए थे केमिस्ट्री के अपने रसायन विज्ञान की, जिसमें मैंने आपको बताया था कल धातुएं क्या होती हैं करके, और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसे धात्विक चमक हो गई, कठोरता हो गई, आघातवर्धनीयता और तन्यता हो गई, ठीक है। और उष्मीयता और विद्युत चालकता, इन तत्वों की इन धातुओं की बताई थी मैंने आपको। आज जो है हम अधातुओं के बारे में जानेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं और इनके क्या गुण होते हैं करके। अधातु जो तत्व धातुओं की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते अधातु कहलाते हैं। यानी कि जो भी गुण धातुओं के होते हैं वो अधातुओं के नहीं होते। जैसे कि उन पे कठोर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, वो उन पे आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। सेम उल्टे हुए, ठीक है। उन पे धात्विक चमक नहीं पाई जाएगी या उन पे चमक नहीं पाई जाएगी। वे जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे सुचालक हुए धातुएं, तो अधातु क्या होंगी, उसका उल्टा होंगी, कुचालक होंगी। तो उसके जो गुण होंगे धातुओं के, उसके उल्टे गुण अधातुओं के होते हैं, ठीक है। अधातु को हम दूसरी प्रकार से भी समझते हैं, क्या कि अधातुएं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन दें और मुलायम, भंगुर, विद्युत व ताप के कुचालक हों, अधातुएं कहलाती हैं। जैसे CnOsP यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। यानी कि ये जब अधातुएं, जैसे हम कार्बन का ही उदाहरण लें तो कार्बन हमारा जो है आवर्त सारणी में छठे नंबर पर होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, कितना होता है, 2 और 4। तो यानी कि इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी अन्य तत्व से ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएंगे, माइनस के 4 जो हैं ऋणात्मक आयन आ जाएंगे। तो वही बोला गया है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन दें और मुलायम, भंगुर यानी कि टूटने वाले, ठीक है, पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, जो उसे कहा जाता है भंगुर, विद्युत और ताप के कुचालक हों, अधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अधातुएं क्या होती हैं करके, ठीक है। और इस तरह से भी इनको नोट कर लेंगे, वाली डेफिनेशन भी और उसके बाद ये भी, ठीक है। कमरे के ताप पर अधातुएं कमरे के ताप पर अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। केवल ब्रोमीन ही अपवाद है। ब्रोमीन जो होती है वो द्रव रूप में जब पाई जाएगी। तो उसके उदाहरण लिखे हैं मैंने अधातुओं के। हाइड्रोजन तो लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन न तो धातु होता है ना अधातु होता है, ठीक है। इसको हम भी नोट में थी, यहाँ से नोट कीजिएगा। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फ्लोरीन अधातुओं के उदाहरण है करके। इस तरह से आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पर अगला हमारा जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। जो जितने भी रासायनिक गुण होते हैं धातुओं के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे है, धातुएं वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। इसका कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनीकृत होती हैं तथा धनायन बनाती हैं, ठीक है। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जैसे कि आपको उदाहरण समझ पा रहे होंगे, हमारा सोडियम दिया गया है Na, तो Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसमें E इलेक्ट्रॉन पे माइनस का साइन लगा है। तो जो सोडियम होगा उस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर उतने ही जो है पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता तो यहाँ पे +2 लिखते हैं हम, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो +1 का ही निशान लगाया गया है। तो ये क्या करते हैं, धातुओं का प्रमुख गुण है। ये जो होते हैं वैद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, और ये जब आयनीकृत होते हैं यानी कि आयनों में बढ़ते हैं तो धनायन बनाते हैं। तो ये धनायन बना रहे हैं धातु, क्योंकि धातु है सोडियम, उसका एल्यूमिनियम भी एक धातु है, वो लिखा है हमने Al करके। ये जब ऐसे आयनीकृत होती है तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3। अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही जो है दे पाते हैं।
तो जब तत्व होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, यानी कि 3e लिखा है हमने पे माइनस का चार्ज, ठीक है। तो इस पर कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, Al+3 या 3+ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आयनीकृत होते हैं। सेकेंड है आपका, सेकेंड पॉइंट आया रासायनिक, दूसरा जो रासायनिक गुण हुआ धातुओं का, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो O2 होती है हमारी, उसके साथ ही कैसे अभिक्रिया करते हैं करके। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, यानी किसी भी चीज़ के जो भी धातुओं के ऑक्साइड बनाएगी ये, ठीक है। जैसे हम उदाहरण से देख पाएंगे Mg के साथ O2, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिखा है स्टार्टिंग पे, तो पहले हम बाद में कर लेंगे बैलेंस, पहले इसको देख लेते हैं। खाली Mg लिख के प्लस O2 लिखेंगे तो इससे क्या बनेगा हमारा MgO बनेगा, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ O के 2 परमाणु हैं, तो इस इधर भी 2 कर देंगे, और इधर Mg के 2 हो गए तो स्टार्टिंग पे 2 भी यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि धातु ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें धातु क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड, यानी कि हमने उदाहरण से समझा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ऐसे किसी भी जो है धातुओं के ऑक्साइड उत्पन्न करेगी, ठीक है। तीसरा गुण देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, यानी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होगी। कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम धातु जल के साथ अभिक्रिया धीमी होती है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी मेटल की वो अलग होती है, इसलिए जो है कोई ठंडे जल के साथ जल्दी अभिक्रिया करते हैं, कोई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जैसे हमारा सोडियम है तो उसके साथ हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई है, तो उससे क्या बनाया हमारा 2NaOH बनाया और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, ठीक है। गैस को ऐसे सोख किया जाता है, ठीक। तो इसको हम जब बैलेंस करते हैं तो 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये धातु हाइड्रोक्साइड हुआ, यानी क्या पढ़ते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या बना हमारा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम के साथ जब जल की अभिक्रिया होती है, जैसे कैल्शियम के साथ जल की अभिक्रिया दर्शाई है H2O की, तो क्या बना है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल, ये 2 है इधर पे, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, इसमें भी हमारा क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जल के साथ जो है अभिक्रिया करके जो धातुएं होती हैं वो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इसी में ही है ये पॉइंट, ये जल के साथ अभिक्रिया हुई। कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। प्रोसेस वही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी के अनुसार जो है अपनी ये जो धातुएं होती हैं ये कभी गर्म जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, कभी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो इसका देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है हमारा Mg, उसके साथ जल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसमें सिर्फ अंतर ये रहा ठंडे और गर्म जल का, बाकी जो हमारे उत्पाद होते हैं वो सेम ही निकलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें ये कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इसको भी हम देखेंगे, ये इसी वाले पॉइंट के अंदर हैं सारे जल के साथ अभिक्रिया के। कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, वह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब जो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करके भी जो है धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही थी तो उसमें भी धातु ऑक्साइड बन रहे थे। तो ये जो 3 धातुएं आपको बताई गई हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये भी जो हैं धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बाकी अन्य जो मैंने बताई आपको, जैसे कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ आप देखते हैं एल्युमिनियम की अभिक्रिया किससे की जा रही है, भाप के साथ की जा रही है, तो भाप का सूत्र भी क्या होता है, H2O ही होता है, यानी जली हुआ भाप भी, ठीक है। उससे हमारा क्या बनना है, Al2O3 + H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करिए, इसलिए हमने जो है यहाँ पे 2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2, इसको हम पढ़ेंगे क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको हम,
ठीक है, यानी कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। फिर अगला है हमारा आयरन के साथ अभिक्रिया, देखते हैं इसकी Fe+4H2O। ठीक है, ये 2 ऊपर का था, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये ऊपर का है, 3H2O का है। Fe के साथ H2O की अभिक्रिया हो रही है, यानी भाप के साथ अभिक्रिया हो रही है जब आयरन की, लोहे की, तो हमारा बन रहा है Fe3O4 प्लस H2, 4 लिखा है यहाँ पे, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 4H2 करके ये है। ठीक है, तो रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं हम तो इस तरह से आता है 3Fe+4H2O इक्वल टू Fe3O4। ठीक है, ये 4 गलत जगह लिखा है, नीचे आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये धातु ऑक्साइड जो है प्रदान कर रही है भाप के साथ अभिक्रिया करके, जो आयरन है, और हाइड्रोजन गैस दे रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, कुछ धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इनकी रिएक्टिविटी जो है जल के साथ होती नहीं है, तो इसलिए जो है ये अभिक्रिया करती नहीं है उनके साथ। ठीक है, अब चौथा गुण आया धातुओं का, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं धातुएं? सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु जब कोई धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो सामान्यतः जो होता है वो ये जो होती हैं धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती हैं, परंतु जब इनकी अभिक्रिया होती है तनु अम्लों के साथ तो यानी लवण और हाइड्रोजन गैस यानी कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, मैग्नीशियम ये धातु है, जिंक ये धातु है, तो मैग्नीशियम की हमने किसी अम्ल के साथ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया कराई है, तो हमारा क्या बना है MgCl2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुई है इसके साथ साथ। ठीक है, जिंक की हमने अभिक्रिया कराई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया कराई है, तो क्या बना है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये आपने पॉइंट को समझना है, ऐसे 2 उदाहरण उनके लिख देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आया धातुओं का जो रासायनिक गुण है उसमें, अन्य धातु लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातुओं के लवण हैं, ठीक है, उनके साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु के लवण जैसे MgCl2 है, ZnCl2 है, इनके साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक, यदि धातु की क्रियाशीलता लवण विलयन की धातु से अधिक होती है तो वह उसे विस्थापित कर देता है, यानी कि यहाँ पर हम विस्थापन अभिक्रिया को भी समझते हैं। ठीक है ना, कि विस्थापन क्या होता है, जो तत्व सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय होता है, यानी कि जितना ऊपर होगा वो उससे सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से जो है विस्थापित कर देता है। जैसे कि आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से हटा देता है और उसके स्थान पर अपना जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण होता है। तो वही जो है यहाँ पर आपको समझाया गया है, कोई धातु A है, ठीक है, उसकी हमने धातु B का लवण विलयन लिया गया है, ठीक, तो उसके साथ अभिक्रिया कराई है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, धातु A का लवण विलयन प्लस धातु B, यानी कि जो धातु A था उसने जो है धातु B के लवण विलयन के साथ जो है अभिक्रिया करके धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया क्या होगी, जो धातु A था उसके साथ लवण विलयन जो है मिक्सअप हो जाएगा, और जो धातु B थी वो धातु A के सक्रियता श्रेणी में जो अधिक सक्रिय होने के कारण उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए वो जो है उत्पाद के रूप में अलग निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप धातुओं के रासायनिक गुणों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है, इसको इसके जो है कई चीज़ें जो हैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, कई बार आता भी है क्वेश्चन के रूप में कि धातु अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं धातुएं, या जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, या ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं धातुएं करके, तो आपने यहाँ से नोट करके इनको अपनी कॉपी पे जो है लिखना है।